बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ मेजर जनरल एसबी थाना, मेजर जनरल बीके दत्ता, एयर कमोडोर एस बहल हैं। मैं आपको ट्रंप और मस्क की लड़ाई क्यों हुई और उसमें क्या चल रहा है वो दिखाऊं, उससे पहले जरा एक खबर रूस और यूक्रेन की जल्दी से आपको दे दें, जहां पर अब सीज फायर की सारी गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी और अब पुतिन ने यूक्रेन को आतंकवादी देश करार दे दिया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे देश से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी कड़े तेवर दिखाए और कहा कि शांति बहाल करने के लिए वो पुतिन का इंतजार नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए सबको रूस पर, पुतिन पर प्रेशर डालना होगा। Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Встречи. О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? If we will have a ceasefire, this short one, before leaders, I think that this is, first of all, this is a mood and spirit of the meeting will be that we are speaking about peace or we're beginning from the war. His person. We don't need to wait the time when he will be ready for the peace, and from him we can't wait for his initiative moving to peace. We just have to pressure on him and maybe we will get peace. अब पुतिन कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादी संगठन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं इनसे क्यों बात करूं और मैं सीज फायर क्यों करूं। और वो क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, छोटी सीज फायर कर लीजिए। तो वो छोटी सीज फायर क्यों चाहते हैं भाई? युद्ध बंदी की बात हो तो, युद्ध खत्म हो तो बात समझ में आती है, ये छोटी सीज फायर क्यों ज़ेलेंस्की जो है वो मांग रहे हैं? इसका मतलब सर ये भी रीग्रुप करना चाहते हैं? बिल्कुल, दोनों का ही लड़ाई बंद हो, ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, दोनों तरफ से अभी लड़ाई बंद होने के चांसेस बहुत कम हैं और दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है। ज़ेलेंस्की इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन लड़ाई बंद हुई उस दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि यूरोपियंस नहीं चाहते कि ज़ेलेंस्की बंद करें लड़ाई, क्योंकि यूरोप को ये लग रहा है कि हम तो तैयार नहीं है रूस से 1-to-1 करने के लिए। तो अगर यूक्रेनियन मर रहे हैं और अगर वो रूस को कमज़ोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो उनको पैसे दो, उनको मरने दो और आगे बढ़ते जाओ। और ज़ेलेंस्की इसको अलाउ कर रहे हैं, ये उनकी यूक्रेन की विडंबना है। जहाँ तक रूस का सवाल है, जिस किस्म का अटैक अभी ज़ेलेंस्की ने किया है रूस के अंदर घुस के, और एक तरीके से टेरर अटैक ही माना जाएगा क्योंकि वो वहाँ के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके किया गया है, तो जाहिर है कि पुतिन चुप नहीं बैठने वाले। और पुतिन ने पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बर्बादी भी करी है रूस में, और वो अभी किसी भी हालत में उनसे बात नहीं करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि रूस की अभी जो एम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी वो ये 4 सूबों के अलावा जो उनकी लिंग्विस्टिक बाउंड्री है, यानी कि जहाँ जहाँ रशियंस लोग रहते हैं, चाहे वो सुमी हो, खार्किव हो, उड़ीसा हो, ये तीनों को वो अगर वो चाहेंगे कि अब मैं इनको भी कब्जा करूँगा, और उससे क्या है यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा। उसके बाद उनका एक तरीके से जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसके बाद एक लंबे समय तक जो नाटो है वो उनके ऊपर एक खतरा बन के नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर वो लवी वगैरह में भी आके नाटो के कुछ लोग बैठ जाते हैं तो उन्हें इतना कोई खास फर्क पड़ेगा। रिसोर्सेज हैं पुतिन के पास, 3 साल से तो लड़ाई चल रही है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितना पुतिन ने लड़ाई में खर्चा किया उससे ज़्यादा यूरोप ने तेल खरीदा है पुतिन रूस से इसी दौरान, और वही यूरोप खरीदा है तेल भी। और यूरोप ने जितना पैसा आज तक यूक्रेन को दिया है उससे ज़्यादा का वो तेल खरीद चुके हैं इसी दौरान, लड़ाई के दौरान। आज तक अमेरिका ने फर्टिलाइज़र और न्यूक्लियर फ्यूल रूस से खरीदना बंद नहीं किया है। तो ये एक जो लड़ाई के जो इकोनॉमी की अभी आप जहाँ तक बात करते हैं, चीन के ऊपर अभी जितना हमारा मुश्किल से 1 या 2% तेल आता था रूस से, अभी 40% आता है। उसी मुताबिक चीन का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
तो ऐसा नहीं है, रूस की इकोनॉमी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो यूरोप की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा रहा है इस लड़ाई के दौरान। तो रूस जो है वो कुछ हद तक इकोनॉमिकली उसको कोई बहुत ज्यादा नुकसान इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से नहीं रुकने वाला ना, उसको कोई नुकसान नहीं। बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि उनके आदमी बहुत मरे हैं और वो एक कॉस्ट है जो बहुत बड़ी कॉस्ट है। अब उन्होंने क्या कर दिया, डिजाइन चेंज कर दिया है, ड्रोन और मिसाइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, आदमी नहीं मरवा रहे हैं। कॉस्ट की बात हुई तो जरा ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप को अब कीमत चुकानी पड़ रही है। ये सत्ता में आए, अच्छा हम लोग भी जो हैं भारत में बहुत बड़े हिस्से को एक लगता था, हमें भी ये लगता था ट्रंप आएंगे तो भारत के हितैषी हैं, मोदी के साथ अच्छी इक्वेशन है तो भारत की हित की बात करेंगे। खास तौर पर वो इसीलिए था क्योंकि ये पिछले इनके राष्ट्रपति काल में इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सख्ती की थी, एड बंद कर दी थी, कहा था कि आतंकवादियों को पालता है, आतंकवादियों पर एक्शन नहीं लेता, हमें धोखा देता है, हमारी पीठ में खंजर भोंकता है। तो भाई हमें भी लगा था कि ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान पर सख्ती बरकरार रखेंगे, भारत के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। इन्होंने जो सुर अभी इन्होंने अलापे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दी, बिल्कुल एक अजीब सी बात इन्होंने कहनी शुरू कर दी। और जिस तरीके से पाकिस्तान को एक किस्म का बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भारत के लिए बहुत निराशाजनक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनके साथी थे एलन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, ट्विटर का मालिक, स्पेस एक्स का मालिक, जो स्पेस शटल तक पहुंचता है, स्पेस स्टेशन में पहुंचता है, जहां नासा नहीं पहुंच पाता वहां पर इनका स्पेस शटल पहुंच जाता है। उस व्यक्ति ने, वो कहते हैं कि मैं ना होता तो ये चुनाव ना जीतते। अब इनके बीच में हो गया झगड़ा किस बात पे हुआ है? ट्रंप एक बिल लेकर आए, मॉनेटरी बिल लेकर के आए हैं, और उस बिल में दरअसल जो ये वादा करके आए थे सरकार में, उसका उलट हो रहा है। इन्होंने कहा था मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग बंद करूंगा, मैं खामखा की सब्सिडीज जो चल रही हैं, प्रोग्राम जो चल रहे हैं जिसमें फिजूल खर्ची होती है सरकार की, मैं उसमें अरबों खरबों डॉलर बचाऊंगा आपके। लेकिन जो ये बिल लेकर के आए उसमें इन्होंने और ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया अमेरिका के ऊपर, अगर वो बिल पास हो जाए तो। ट्रंप ने कहा, एलन मस्क ने कहा ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। इससे इनके बीच में झगड़ा हुआ। ट्रंप ये कहते हैं कि एलन मस्क की प्रॉब्लम ये है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो सब्सिडी देता हूं, जिससे इनकी टेस्ला गाड़ी को सबसे ज्यादा मदद पहुंचती है, वो सब्सिडी मैं बंद कर रहा हूं, इसलिए एलन मस्क चिढ़े हुए। एलन मस्क कहते हैं कि मैंने बिल में देखा ही नहीं कि क्या है, लेकिन जब इतना मुझे पता है कि ओवरव्यू से मालूम है कि इससे कर्जा बढ़ने वाला है तो मैं इसके खिलाफ हूं। यहां से तो शुरुआत हुई, फिर बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि इन्होंने ट्रंप के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। एक व्यक्ति अमेरिका में हुआ जिसके ऊपर बहुत गंभीर व्यभिचार के इल्जाम थे, वो व्यक्ति मर गया। अब उसका केस जो है वो सरकार ओपन करेगी, ऐसा दावा ट्रंप ने किया था कि इसने क्या क्या व्यभिचार किया। एलन मस्क ने कहा कि यह फाइल उस आदमी की कभी नहीं खोलेंगे क्योंकि उसकी फाइल में इनका भी नाम है, मानो ट्रंप का भी नाम है। तो ये तो सीधी लड़ाई हो गई, ये तो युद्ध हो गया दोनों के बीच में। अब एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। इन्होंने ट्विटर पर पोल किया, 80% लोगों ने कहा कि आप अपनी पार्टी बनाइए, हम ये थक चुके हैं कि एक बार डेमोक्रेट्स, एक बार रिपब्लिकन, कोई एक तीसरी पार्टी होनी चाहिए। अमेरिका में 2 ही पार्टियों की सरकारें बनती आ रही हैं। तो एलन मस्क अब अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं और वहां बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क को वो जवाब देने से बच रहे हैं कि एलन मस्क कुछ और बड़ा ना बोल दे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप कुछ कहेंगे, एलन मस्क ने तो ऐसा कहा है आपके लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी रशिया यूक्रेन से बात कर रहा हूं, मैं चाइना से ट्रेड डील कर रहा हूं, मेरे पास अभी एलन मस्क के लिए सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं बड़ा निराश हूं एलन मस्क ने जो कुछ भी कहा है। सुन लीजिए। And a good way to save money would be to cancel some of Musk's contracts. How seriously are you considering that? Well, we'll take a look at everything. I look at everything. He's got a lot of money. He gets a lot of subsidy, so we'll take a look at that. Only if it's fair. Only if it's fair for him and for the country. I would certainly think about it. Yeah, but it has to be fair. Mr. President, would you consider reopening investigations into his companies? There are a bunch of investigations. I didn't know that they had any, but they had them. I would just let them speak for themselves. I had no idea. Excuse me. I have no idea whether or not they had investigations. And what's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? As your Honestly, team? I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, You know, I just wish him well. He's, on the China talk.
तो ऐसा क्या एलन मस्क के पास राज है ट्रंप का जो बोल नहीं पा रहे? ट्वीट आप देख लीजिए, एलन मस्क ने नाम दिया है द अमेरिका पार्टी। अमेरिका पार्टी के नाम से वो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इट इज टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नीडेड इन अमेरिका टू रिप्रेजेंट द 80% इन द मिडिल। और दूसरा इन्होंने एक और बहल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी। उन्होंने किसी व्यूअर ने लिखा कि ट्रंप मस्ट गो एंड जेडी वैंस मस्ट टेक ओवर। जेडी वैंस राष्ट्रपति बन जाए, ट्रंप को हटाओ। और इन्होंने उसके ऊपर यस लिखा, यस ट्रंप शुड गो। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, लेकिन साथ में जेडी वैंस ने बिल्कुल इससे अपने आप को दूर कर लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं ट्रंप के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है। तो वो अपने आप को बीच में नहीं लाना चाहते, क्योंकि इस समय विश्व के दो मोस्ट पावरफुल आदमी लड़ रहे हैं। एक जो विश्व का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, $334.5 बिलियन, जिसकी पर्सनल वेल्थ है, और ये 500 बिलियन से कम हुई है। जब ट्रंप पार में आए थे तो 500 बिलियन थी। और दूसरा कौन है? विश्व का सबसे स्ट्रांग और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर जो अमेरिका का हेड है, ट्रंप। तो इन दोनों के बीच में जो भी आएगा वो पिस जाएगा। इसी वजह से वैंस ने जो कहा है अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। लेकिन जो ये युद्ध हुआ है, आप एक चीज बड़े ध्यान से देखिए, जो ट्रंप का पहला टेन्योर था, क्या आपको उसमें से कोई भी सेक्रेटरीज या कोई भी मिनिस्टर्स आज दिख रहे हैं इस वाले इनके कैबिनेट में? कोई नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? और आप देखिए ट्रंप के साथ जो दोस्ती करता है, बाद में उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक अपना रिश्ता निभा सकें। और साथ में आप देखिए क्या बोलते हैं वो दूसरे देशों में। ज़ेलेंस्की जब आए थे तो उनके ऊपर मीटिंग के अंदर ही चिल्लाने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये बहुत कम लोगों के साथ रिश्ते बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर अमेरिका को, क्योंकि अगर जो बिल लेके आ रहे हैं, उनका जो बजट डेफिसिट है वो इस समय $600 बिलियन का इस साल का है। तो सोचिए कितना बड़ा उनके ऊपर इफेक्ट होगा जब ये स्पेंडिंग बिल, टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल को वो एक्ट बना देंगे। अरे देखिए, जब इस सरकार में दत्ता साहब आए, ट्रंप आए, तो ऐसा लग रहा था कि खुद को खुदा समझ रहे हैं। सारे ट्रेड डील्स खत्म कर दो, सबके ऊपर इतना टैरिफ लगा दो। 200% टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर इन्होंने। हमारी ट्रेड डील अभी ट्रांजैक्ट हो रही है। इन्होंने कहा मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा। अब वो करते 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 जैसे बोला उन्होंने कि जो इनके साथ रहे वो सब इनके खिलाफ हो गए, और एलन मस्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब यहां से ट्रंप झुकेंगे तो मतलब यह है कि अमेरिका की सरकार जो मनमानी सी इस वक्त कर रही है उस पर क्या थोड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि चर्चाएं ये चल रही हैं कि इनके हाउस का इलेक्शन होने वाला है, कांग्रेस का इलेक्शन होगा, और वहां पर हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी की जो मेजॉरिटी अभी है वो मेजॉरिटी छिन जाए। अगर ऐसा होता है तो अगले 4 सालों में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इंपीचमेंट की तरफ बढ़ सकती है अगर चाहे तो। इनके ऊपर चार्जेस बहुत सारे हैं। बिल्कुल सौरभ, एलन मस्क ने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बढ़ चढ़कर ट्रंप के साथ इसका साथ दिया, इसके कैंपेन्स के अंदर रहा, और पूरी अमेरिकन पब्लिक का जो एक जिसको बोलते हैं एक जो मूवमेंट उसने बनाया इलेक्शन जिताने के लिए, एलन मस्क का बहुत बड़ा रोल था। फाइनेंशियली भी था और पर्सनली भी इसने हर एक जगह पे खड़ा रहा ट्रंप के साथ में। और जो डॉज करके इन्होंने बोला गवर्नमेंट का जो एफिशिएंसी है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर भी इसकी जिम्मेवारी लगाई गई कि किस प्रकार खर्चा कम किया जाए। लेकिन जब ट्रंप ने जो टैरिफ वाला चक्कर चलाया पूरी दुनिया में, इसने सोचा कि अब तो ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि दुनिया का हर एक देश जो ये बोलेंगे वही होगा। तो वो जो ट्रंप की पॉलिसी थी टैरिफ लगाने की दुनिया के ऊपर, वो भी कोर्ट के अंदर चैलेंज हो रखी है, और कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जो पूरा बिजनेस है एक देश का वो डावाडोल हो जाएगा। तो अभी जो ये करंट स्पैट हो गया है एलन मस्क का और ट्रंप का, ये ट्रंप के लिए अच्छा नहीं है, और आगे चल के और भी परतें खुलेंगी इसकी। अगर जो क्लेम कर रहा है एलन मस्क, जो सीक्रेट की हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप भी उसका नाम है उस फाइल के अंदर, जो एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, तो अगर उसको प्रूव कर पाते हैं तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगा। और खास करके अगर कांग्रेस इलेक्शन में ट्रंप का नंबर कम होता है तो ट्रंप के लिए इम्पीचमेंट का भी वो माहौल बन सकता है। और ये पहले भी हुआ, अगर आपको याद हो, तो ट्रंप को अभी अपना पूरा एक एक कदम फूंक के चलना पड़ेगा, क्योंकि जितने जोर से आया था उतने जोर से गिर भी सकता है। गिर भी सकता है। तो बुरा वक्त शुरू हो रहा है ट्रंप का यहाँ। बिल्कुल सर, इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन तो ये, किसी ने कहा है कि
टू मच ऑफ पावर करप्ट्स अ मैन। वही चीज़ ट्रंप के साथ हो गया। जब शुरू में इन्होंने ये सेकंड टर्म में जब ये आए तो रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी थी, इन्हें लगा मेरे से बड़ा आदमी इस दुनिया में कुछ नहीं है, मैं सबको पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। और उन्होंने कुछ एक्शंस भी इस किस्म के लिए कि किसी की कोई समझ में नहीं आ रहा था, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सबके साथ वो उसी मुताबिक डील कर रहे थे जो किसी को रास नहीं आ रहा था। अब जो इलॉन मस्क ने उन्होंने इतनी मदद करी उसकी, उसके बाद में क्या हुआ है कि जब ये सिचुएशन, और इलॉन मस्क की भी ईगो वो भी काफ़ी बड़े सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो उनकी भी ईगो काफ़ी है जिस मुताबिक इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की ईगो है। अब दो ऐसे आदमी जब आपस में भिड़ जाएं तो जाहिर है कि नुकसान तो अमेरिका को ही होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई सारे एक्शंस ले लिए हैं ऐसे जिनसे हर जगह पर उनको रोका जा रहा है। कोर्ट्स उनको रोक रहे हैं। हार्वर्ड के खिलाफ वो गुस्सा हो गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश करी और यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने फिर से टैरिफ के ऊपर भी कोर्ट में केस चल रहा है कि आपने ये लगाए तो लगाए कैसे, क्योंकि टैरिफ जो है वो तो इमरजेंसी पावर है आपके पास में, और इमरजेंसी तो थी नहीं। तो आप पहले प्रूव कीजिए कि इमरजेंसी ऐसी कैसे आई कि आपने पूरे वर्ल्ड में टैरिफ लगा दिया। अगर एलन मस्क ये ठान चुके हैं कि मुझे ट्रंप को हटाना है, तो फिर वो व्यक्ति किसी भी हद तक जाएगा। इतना तो एलन मस्क के बारे में हम सब जानते हैं, जिसने अपने दम पर कोई बिजनेस एम्पायर की कोई बाप छोड़ के नहीं आता इस आदमी के लिए। इस आदमी ने अपना एम्पायर सिंगल हैंडेडली इतनी कम उम्र में खड़ा किया है, और वो भी सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में। ये नासा नहीं जा पाता था, जहां पर अभी हमारी सुनीता विलियम्स फंस गई थी स्पेस स्टेशन में, तो नासा नहीं उनको ला पा रहा था। इन्होंने कहा मैं अपना स्पेस शटल भेजता हूं। वो अभी भी नासा के लिए काम कर रहा है, और जब ये झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना स्पेस शटल जो है ड्रैगन जो एक प्रोग्राम है, मैं उसको डिकमीशन कर दूंगा। तो वो व्यक्ति अमेरिका की सरकार को धमका रहा है, उसमें इतनी ताकत है। आगे देखिए लड़ाई कहां तक जाती है और इसके क्या असर होते हैं। समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया जनरल अस्थाना, जनरल दत्ता, एयर कमोडोर बैल, बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। कल फिर